नमस्कार साथियों, उपस्थित है आपके लिए सुपर 30 सीरीज के इस महत्वपूर्ण वीडियो के साथ में जो कि बाल विकास विषय से संबंधित है और यूपी टेट 2026 परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हम इस सीरीज में देख रहे हैं एक प्रश्न के साथ में बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर जो कि हमें बाल विकास में एक बहुत ही मजबूती का काम करेगा और हमारी तैयारी में एक बहुत ही अच्छी भूमिका निभाएगा। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो अभी तक हमने पिछले प्रश्नों तक देखा बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन और हमने उसके बारे में आपको बताया था। अब हम देख रहे हैं आज अ, अगला प्रश्न क्या है, मानव विकास का प्रारंभ होता है। और एक चीज साथियों, ये सभी प्रश्न पीवाईक्यूज के प्रश्न हैं, मतलब पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, तो आपको बड़े ही ध्यान से समझना है इनको। और क्योंकि इसी से संबंधित कहीं न कहीं से कोई न कोई प्रश्न बाल विकास में बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो और प्रश्न है, मानव विकास का प्रारंभ होता है। क्या है प्रश्न? मानव विकास का प्रारंभ होता है। तो इसका जो विकल्प है, इनके विकल्प हम देखते हैं। क्या है? पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से, शैशवावस्था से और गर्भावस्था से। तो अगर हम इसका सही उत्तर जानने की कोशिश करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, गर्भावस्था से। जैसा कि हमें पता है कि मानव विकास का प्रारंभ कहाँ से शुरू हो जाता है? गर्भावस्था से शुरू हो जाता है। कब से शुरू हो जाता है साथियों? गर्भावस्था से शुरू होता है। और फिर इसके बाद जन्म के बाद कौन सी अवस्था? शैशवावस्था, है ना? शैशवावस्था। फिर इसके बाद बाल्यावस्था, बाल्यावस्था आ जाती है। फिर इसके बाद किशोरावस्था आ जाती है। कौन सी अवस्था साथियों? किशोरावस्था आ जाती है। तो इस तरीके से जो बालक का विकास है, मानव का विकास है, आगे चलता रहता है। फिर इसके बाद वयस्कावस्था आ जाती है, वयस्कावस्था। फिर आगे देखेंगे तो प्रौढ़ावस्था। तो इस तरीके से क्या है साथियों, मानव विकास चलता रहता है आगे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? गर्भावस्था। ठीक है ना? क्योंकि वृद्धि और विकास की जो प्रक्रिया है वो हमेशा चलती रहती है। ठीक है? वृद्धि और विकास की प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। अगला प्रश्न देखेंगे, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं। क्या है? द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ये आपको याद कर लेना है। और विकल्प है इसके क्या? बी एफ स्किनर, आर एम गैने, आई आई पी पावलाव और ई एल थार डायक। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा? द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं आर एम गैने। कौन है? आर एम गैने। तो ये आपको याद रखना है कि आर एम गैने इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम आपको बताएंगे अन्य मनोवैज्ञानिकों की पुस्तकों के नाम। तो जैसे बी एफ स्किनर, इनकी पुस्तक को हम अगर समझें तो द सिलेक्शन ऑफ बिहेवियर। ठीक है? क्या है? इनकी पुस्तक है द सिलेक्शन, द द सिलेक्शन ऑफ बिहेवियर, द सिलेक्शन ऑफ बिहेवियर इनकी पुस्तक है। इसके बाद आर एम गैनी की तो हमने समझी ही। फिर इसके बाद हम देखेंगे पावलाव की पुस्तक। तो पावलाव की जो पुस्तक का नाम है कंडीशनड रिफ्लेक्सेस। क्या है? इनकी पुस्तक का नाम है कंडीशनड रिफ्लेक्सेस, कंडीशंस रिफ्लेक्सेस। एक पुस्तक इन्होंने और लिखी है लेक्चर्स ऑफ कंडीशन। ठीक है? लेक्चर्स ऑफ कंडीशन। तो ये आपको याद रखना है, इनकी दो पुस्तक है। और थार्नडाइक की जो पुस्तक है तो ये भी देख लेते हैं, एनिमल इंटेलिजेंस। एक तो इनकी ये पुस्तक है, क्या है? एनिमल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस। यहाँ से प्रश्न पूछ लेता है, इस वजह से ये बताना जरूरी है आपको। आगे जैसे और भी पुस्तकें आएंगी तो उनके बारे में भी हम बताएंगे। और अगली पुस्तक है साइकोलॉजी ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है? क्या है? साइकोलॉजी, साइकोलॉजी ऑफ अर्थमेटिक। तो ये आपको याद रखना है। तो इस तरीके से हमने आपको
एक पुस्तक के साथ में लगभग 4-5 पुस्तकें और बता दी, तो ये उम्मीद है ये चीज़ सभी लोगों को बहुत ही पसंद आ रही होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है? तो विकल्प देखते हैं। विकल्प में क्या है? स्टैनले हॉल, सिम्पसन, क्रो एंड क्रो, जर्सील। ये 4 विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं और हमें इसका सही उत्तर जो बताना है तो सभी को पता होगा क्योंकि सबने तैयारी की हुई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, स्टैनले हॉल। ठीक है? स्टैनले हॉल ने इनके बारे में बताया था कि किशोरावस्था बड़े ही तनाव, संघर्ष और विरोध की अवस्था है। ठीक है ना? और स्टैनले हॉल ने जो किशोरावस्था का समय बताया था 12 से 13 वर्ष से लेकर, ठीक है? क्या? 12 या 13 वर्ष से लेकर वर्ष से, ठीक है? और 22 या 24 वर्ष तक बताया था। ठीक है? किशोरावस्था का समय। ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। किसने बताया था ये? ये बताया था स्टैनले हॉल ने। तो उम्मीद है ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? हमने आपको जब सूक्ष्म शिक्षण चक्र पढ़ाया था, सूक्ष्म शिक्षण के बारे में बताया था, तो हमने आपको इसके बारे में बताया था कि सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कितना समय लगता है। तो हम इसको विकल्प देखते हैं, 40 मिनट, 45 मिनट, 30 मिनट और 36 मिनट। ठीक है ना? तो अगर हम इधर से देखें तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 36 मिनट सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 36 मिनट सही उत्तर हो जाएगा इसका। और इसके जो सभी चरण होते हैं तो इनमें 6-6 मिनट का समय लगता है। तो सूक्ष्म शिक्षण के सभी चरणों को मैं आपको बता देता हूँ एक बार में। तो देखते हैं, जो पहला चरण है पाठ योजना निर्माण। ठीक है? क्या है? पाठ योजना निर्माण। ठीक है? इसमें कितना लगेगा? 6 मिनट। दूसरा है शिक्षण, इसमें कितना लगेगा? 6 मिनट। तीसरा है प्रतिपुष्टि, या पोषण इसी को कहते हैं, इसमें भी कितना लगेगा? 6 मिनट। सभी चरणों में 6-6 मिनट लगेगा, 6 चरण होते हैं। ठीक है? चौथा है पुनः पाठ योजना निर्माण। पुनः पाठ योजना निर्माण, इसमें कितना लगेगा? 6 मिनट। पांचवा है पुनः शिक्षण, पुनः शिक्षण, इसमें भी कितना लगेगा? 6 मिनट। फिर पुनः प्रतिपुष्टि, पुनः प्रतिपुष्टि, पुनः प्रतिपुष्टि, तो इसमें भी कितना लगेगा? 6 मिनट। तो इस तरीके से साथियों टोटल देखेंगे हम तो क्या हो जाएगा? 36 मिनट। कितना हो जाएगा साथियों? टोटल हो जाएगा 36 मिनट। तो ये सूक्ष्म शिक्षण का भारतीय प्रतिमान है। पाठ्य योजना बनाना, फिर शिक्षण करना, फिर उसके बारे में पता करना कि किस तरीके से हमने शिक्षण किया है। अगर हमें कमी समझ में आ रही है, कोई भी कमी समझ में आ रही है, तो पुनः पाठ्य योजना निर्माण, पुनः शिक्षण और पुनः प्रतिपुष्टि, तो इन सभी में 6-6 मिनट का समय लगता है। टोटल 36 मिनट का समय लगता है। उम्मीद है सभी को समझ में आया हो। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है साथियों, सीखने का पठार। क्या कह रहा है? सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं। ठीक है ना? जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। तो ये कथन किसका है? तो विकल्प दिए हुए हैं आपके सामने। तो पहला विकल्प है हॉलिंगवर्थ, ठीक है? दूसरा है रॉस, तीसरा है स्किनर और जो चौथा विकल्प है गेट्स व अन्न। इधर क्या लिखा हुआ साथियों? मैं लिख देता हूँ, गेट्स व अन्न। ठीक है? ये चौथा विकल्प है, डी नंबर। तो ये इसमें क्या सही हो जाएगा साथियों? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर अगर हम समझें तो गेट्स व अन्य ही इसका सही उत्तर होगा, जो विकल्प लिखा हुआ नहीं था।
सॉरी, गेट्सवान नहीं, क्या कह रहा है, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है ना। तो ये परिभाषा रॉस की है साथियों, किसकी है, ये परिभाषा रॉस की है जो बताई है। और इसके बाद जो गेट्स व अन्य ने परिभाषा बताई है, इसको भी हम देख लेते हैं क्या बताई है। सीखने के वक्र, क्या है, सीखने के वक्र, इन्होंने कहा है सीखने के वक्र, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, ठीक है, अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और उन्नति की सीमा का, और उन्नति की सीमा का ग्राफ पर प्रदर्शन करते हैं, ग्राफ पर प्रदर्शन करते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा साथियों, ये जो परिभाषा है, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। तो यह कथन किसका हो जाएगा, रॉस का हो जाएगा। उम्मीद है ये चीज सभी को समझ में आ रही होगी। परिभाषाएं साथियों में ज्यों की त्यों ही याद करनी पड़ेंगी, इसमें कोई उपाय नहीं होता है। तो जैसा दिया हुआ बस वैसे हमें परिभाषाएं याद कर लेनी है। तो अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। इसका सही उत्तर आपको पता चल गया होगा, क्या है, रॉस और गेट्सवान ने जो बताया ये भी मैंने आपको बताया, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और उन्नति की सीमा का ग्राफ पर प्रदर्शन करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या करना चाहिए। बच्चे को नजरअंदाज कर देना चाहिए, बच्चे को परामर्श देना चाहिए, तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए और बच्चे को दंड देना चाहिए। ये प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा, बी विकल्प हो जाएगा। क्या होगा, बी विकल्प। तो मतलब अगर बच्चा समस्या से ग्रसित है तो उसे अध्यापक को या शिक्षक को बच्चे को परामर्श देना चाहिए, ठीक है ना। और जैसे कोई बच्चा समस्या से ग्रसित है, समस्यात्मक बालक कई प्रकार के होते हैं। जैसे कोई बच्चा चोरी कर रहा है, ठीक है, क्या है, चोरी करने वाले, है ना। या दूसरा क्या है, विद्यालय से भागने वाले, विद्यालय से भागने वाले। तो साथियों इस तरीके के जो बालक होते हैं किसी न किसी समस्या से ग्रसित होते हैं। तो इनके क्या है, इनके बारे में पहले हमें पता करना चाहिए और पता करने के बाद फिर हमें क्या करना है, जो उपाय करने हैं उनमें से सबसे पहला क्या है, परामर्श देना चाहिए। फिर इसके बाद अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहन व पुरस्कार, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो प्रोत्साहन व पुरस्कार भी, है ना, प्रोत्साहन व पुरस्कार, ठीक है, भी देना चाहिए, है ना। और सबसे मेन चीज है, इसके बाद अगर देखें तो मधुर व सहयोगात्मक व्यवहार, मधुर व सहयोगात्मक सहयोगात्मक व्यवहार शिक्षक को करना चाहिए। तो बालक समस्या से निदान पा सकता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, तो इसका उत्तर आपको पता चल गया होगा, क्या है, बच्चे को परामर्श देना चाहिए। अगला प्रश्न है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं। क्या है साथियों अगला प्रश्न, पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं। तो ये प्रश्न है और विकल्प देखते हैं, छात्रों के सर्वांगीण विकास से, ठीक है ना, और छात्रों के वृत्तिक विकास से, यह छात्रों के सर्वांगीण विकास से, छात्रों के वृत्तिक विकास से, छात्रों के मानसिक विकास से और शैक्षिक संस्थानों के विकास से। तो ये क्या है, चार विकल्प हैं इनके और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए विकल्प हो जाएगा, छात्रों के सर्वांगीण विकास से। क्या हो जाएगा सही उत्तर साथियों, ए विकल्प हो जाएगा, छात्रों के सर्वांगीण विकास से।
तो उम्मीद है ये चीज समझ में आ रही होगी। और जैसा कि पाठ सहगामी जो क्रियाएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, जैसे खेल, ठीक है ना। खेल के बाद नाटक, नाटक के बाद संगीत। जो पढ़ाई के साथ साथ जो अन्य क्रियाएं चलती रहती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, पाठ सहगामी क्रियाएं कहते हैं। जैसे हम कह देते हैं शैक्षिक भ्रमण, है ना, शैक्षिक भ्रमण, है ना। इसके बाद निबंध प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता। तो ये जो सभी क्रियाएं हैं, ये सभी क्रिया क्या कहलाती हैं, पाठ सहगामी क्रियाएं कहलाती हैं। उम्मीद है ये चीज सभी को समझ में आई होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने शिक्षण अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया, मतलब अधिगम के जो सिद्धांत है उनका प्रतिपादन नहीं किया। तो विकल्प है स्किनर, बीएस ब्लूम, थॉर्नडाइक और कोहलर, ठीक है। ये 4 मनोवैज्ञानिक दिए हुए हैं और इसका जो सही उत्तर है आप सभी को पता चल गया होगा, क्योंकि शिक्षण के जो अधिगम के जो सिद्धांत है वो हमने आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाए हुए हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा, बीएस ब्लूम, ठीक है। क्या हो जाएगा, बीएस ब्लूम इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अगर हम ये देखें कि इन मनोवैज्ञानिकों ने क्या दिए हैं, अधिगम के सिद्धांत दिए हैं। तो जैसे अगर हम स्किनर का देखें तो क्या दिया इन्होंने, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, क्या दिया है इन्होंने, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। हम आपको बता चुके हैं ये सब अनुबंधन सिद्धांत, ठीक है। थॉर्नडाइक का अगर देखें तो संबंधवाद का सिद्धांत दिया था, संबंधवाद का सिद्धांत, या प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी दिया था, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी दिया था इन्होंने, है ना। कोयलर ने सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था, ये हम आपको बता चुके हैं, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो इस तरीके से हमने आपको जिन मनोवैज्ञानिकों ने जो सिद्धांत दिए उनके बारे में बताया। तो बीएस ब्लूम ने क्या दिया फिर, बीएस ब्लूम ने शिक्षण के उद्देश्यों के बारे में बताया, इसके बारे में शिक्षण के उद्देश्य बताए बीएस ब्लूम ने, ठीक है ना। तो ब्लूम के जो शिक्षण उद्देश्य हैं वो पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। आगे आगे अगर आएगा तो ये शिक्षण के उद्देश्य हम आपको अच्छे से बताएंगे। शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है, ठीक है। क्या है अगला प्रश्न, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य क्या है। तो शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य, विकल्प हम पहले देख लेते हैं, बालक का विद्यालय ना जाना, क्या है, बालक का विद्यालय ना जाना। इसके बाद बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना, फिर बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, और अगला है फिर क्या, बालक का विद्यालय में प्रवेश ना लेना, ठीक है। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों, इसका सही विकल्प हो जाएगा बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, ठीक है ना। ये क्या कहलाता है, शिक्षा में अवरोधन कहलाता है ना। तो ये चीज समझ में आ रही होगी, क्यों, क्योंकि बालक पर जब हम बालक एक ही कक्षा में रहता है अधिक समय तक, तो उसके शिक्षा में अवरोध तो आता ही है ना। जैसे पता चला कि बालक कक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया तो पुनः उसे उसी कक्षा में रख दिया गया, तो सबसे पहले शिक्षा में उसके अवरोध आएगा, हतोत्साहित भी बालक होता है ना। तो ये चीज समझ में आ रही होगी सभी को। तो शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य क्या होता है, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, है ना। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है, निम्न में से किस कौशल में
पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है तो 4 विकल्प हैं, प्रस्तावना कौशल, समापन कौशल, प्रदर्शन कौशल, ठीक है, और उद्दीपन परिवर्तन कौशल, ये विकल्प हैं। और इसका अगर हम उत्तर जानने की कोशिश करें तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा साथियों, इसका उत्तर हो जाएगा प्रस्तावना कौशल, ठीक है, ए विकल्प इसका उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रस्तावना कौशल। इसमें क्योंकि सबसे पहले हम क्या करते हैं, बच्चे का पूर्व ज्ञान ही जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चे को आता कितना है, उसी हिसाब से फिर या क्लास के जो बच्चे हैं उनको कितना ज्ञान है, ताकि उसी हिसाब से हम अपने आगे की शिक्षण प्रक्रिया को चालू रख सके। तो जो प्रस्तावना कौशल होता है, इसके घटक अगर हम देखें तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रस्तावना कौशल में पूर्व ज्ञान से संबंध स्थापित करते हैं, पूर्व ज्ञान से संबंध स्थापित करना, संबंध स्थापित करना, ठीक है। इसके बाद अगर दूसरा देखें हम इसी में, तो दूसरा घटक इसका क्या होता है, वर्तमान ज्ञान से तुलना करना, वर्तमान ज्ञान से तुलना करना, करंट में कितना आ रहा है उससे उसकी तुलना करना। फिर इसके बाद नंबर तीसरा घटक होता है कि शैक्षिक सामग्री का चयन करना, कि हमें किस प्रकार की सामग्री से पढ़ाना है। फिर इसके बाद जो चौथा नंबर होता है, प्रश्नों में तारतम्यता स्थापित करना, प्रश्नों में तारतम्यता स्थापित करना। और जो पांचवा चरण होता है, उद्दीपन प्रभाव, उस पर प्रभाव क्या पड़ा। तो ये हमारा प्रस्तावना कौशल होता है, इसके 5 घटक होते हैं, हमने आपको जो बताए, ठीक है ना। उम्मीद है ये चीज सभी को समझ में आई होगी। तो पूर्व ज्ञान किस में आता है? प्रस्तावना में आता है। इसके बाद आगे अगला जो प्रश्न है, क्या साथियों, अगला प्रश्न है, किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया, ठीक है ना। 4 विकल्प दिए हुए हैं, पहला विकल्प है स्पीयरमैन, दूसरा है जॉन मेयर, तीसरा है गार्डनर और चौथा है गोलमैन, ठीक है ना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गार्डनर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? गार्डनर हो जाएगा। इनका पूरा नाम था होवर्ड गार्डनर। क्या था? होवर्ड गार्डनर इनका पूरा नाम था। और इन्होंने बहुविमात्मक प्रक्रिया और इसी को हम कहते हैं बहुबुद्धि, क्या कहते हैं साथियों, बहुबुद्धि का सिद्धांत भी दिया था, बहुबुद्धि का सिद्धांत। तो इन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत भी दिया था होवर्ड गार्डनर ने। मतलब इन्होंने क्या बताया, बुद्धि के 8 प्रकार बताए, ठीक है। कितने प्रकार के बताए? 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी इन्होंने, 8 प्रकार की बुद्धि इन्होंने बताई थी। तो ये आपको याद रखना है। तो चाहे वो बहुविमात्मक प्रज्ञा कहें और चाहे वो बहुबुद्धि का सिद्धांत कहें, तो ये किसने दिया था? होवर्ड गार्डनर ने दिया था। और 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी 1983 में इन्होंने। कब? 1983 में। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम आगे देखते हैं, डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है, ये प्रश्न है। तो व्यक्त करने में पहला विकल्प, दूसरा विकल्प है खड़े होने में, तीसरा है बोलने में और चौथा है पढ़ने में या वर्तनी में, ठीक है ना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। इसको भी हमने, जो इसका ये वीडियो है, हमने शॉर्ट में भी आपको बताया है और जब कॉन्सेप्ट बता रहे थे उसमें भी बताया है। और आपसे बार बार हमने ये भी कहा था कि आप शॉर्ट वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ से कहीं ना कहीं प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे। और हम इम्पोर्टेंट टॉपिक ही अपने शॉर्ट वीडियो में अपलोड करते हैं। लॉन्ग तो आपको देखना ही है, साथ में शॉर्ट वीडियो जरूर देखने हैं। हमें आपसे ये उम्मीद रहेगी, ताकि आपका कोई भी टॉपिक कहीं से पूछा जाए तो छूटने ना पाए, है ना। कई टॉपिक ऐसे होते हैं कि जो हम केवल देख के याद कर लेते हैं, ज्यादा समझने की कोशिश नहीं करनी पड़ती उसमें। तो वो टॉपिक हम प्रयास करते हैं कि शॉर्ट वीडियो में आपके लिए अपलोड कर दें, ताकि आप लोगों का कोई भी टॉपिक छूटने ना पाए। इधर हम कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते चलें और उधर शॉर्ट वीडियो के माध्यम से अन्य टॉपिक भी हमारे कंप्लीट होते चलें। तो साथियों, जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पढ़ने में
या वर्तनी में। तो डिसलेक्सिया क्या होता है? एक प्रकार का पठन विकार होता है, ये हमने आपको बताया था। ठीक है, डिसलेक्सिया क्या होता है? डिसलेक्सिया एक प्रकार का पठन विकार होता है। मतलब इसमें होता क्या है कि वर्णमाला अधिगम में भी कठिनाई आती है। क्या है? वर्णमाला अधिगम सीखने में कठिनाई, है ना? इधर लिख देते हैं तो ये चीज समझ में आ जाएगी। इसके बाद आगे हम देखें तो ध्वनियों को सीखने में कठिनाई या अक्षरों को सीखने में कठिनाई। अक्षरों को सीखने में कठिनाई। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे देखेंगे तो पढ़ते समय स्वरों का लोप कर देना। पढ़ते समय स्वरों का लोप कर देना, ये भी पठन विकार के अंतर्गत ही आता है ना? और समान उच्चारण वाली ध्वनियों को पहचान ना पाना। तो समान उच्चारण वाली ध्वनि ना पहचानना, है ना? तो ये सब क्या है? पठन विकार है। या शब्दों या अक्षरों को कैसे पढ़ना? उल्टा, है ना? उल्टा पढ़ना, है ना? या उल्टे क्रम में पढ़ना। तो ये पठन विकार से संबंधित कठिनाई है। और भी जो आगे विकार आएंगे तो वो हम आपको बताएंगे, जैसे डिस्ग्राफिया होता है ना? लेखन विकार होता है, ये डिसकैलकुलिया होता है, गणितीय विकार होता है ना? तो ये सब चीजें जो अभी आगे आएंगी तो आपको प्रश्नों के माध्यम से हम बताते हुए चलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है हमें बहुत ही, है ना? निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? विकल्प क्या है? शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इसके बाद अगला है शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके बाद अगला शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए और बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए, है ना? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो हमें नहीं में गोला लगा देना है कि क्या पूछ रहा है? निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? जो नहीं है ना? तो इसमें क्या है? इसमें शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान जो नहीं देना चाहिए, शिक्षक की भूमिका नहीं है। शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इसका प्रश्न का जो विकल्प हो जाएगा, फिर शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए। तो इसका जो साथियों सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए विकल्प ही हो जाएगा। ठीक है, बड़े कंफ्यूजन वाले विकल्प है तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या है? शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। और जैसा कि समावेशी कक्षा की अगर हम बात करें तो समावेशी कक्षा में जो अगर हम प्रमुख कार्य देखें शिक्षक के कि होते क्या हैं बच्चों के लिए, तो सबसे पहले बैठने की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये सही चीज है, ठीक है ना? इसके बाद शिक्षक को सीखने में अगर अक्षम बच्चा है तो अतिरिक्त समय देना चाहिए। निःशक्त बच्चों पर ध्यान देना चाहिए अगर होता तो फिर ये सही हो जाता। और बच्चों को प्रोत्साहित भी समय समय पर करते रहना चाहिए, है ना? और बच्चों की वैयक्तिक भिन्नता को भी ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम एक और भूमिका लिखें शिक्षक की तो बच्चों की वैयक्तिक वैयक्तिक भिन्नता का भी ध्यान देना चाहिए। भिन्नता का भी ध्यान देना चाहिए, है ना? तो ये हो जाएगा समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका। ठीक है, तो इसका नहीं है कह रहा है ना, तो इसका ये विकल्प सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? इसका ए विकल्प सही हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं अगला प्रश्न।
कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए बहुत ही आसान सवाल है। विकल्प है प्रेरित करना चाहिए, रोक देना चाहिए, अनुमति नहीं देनी चाहिए और हतोत्साहित करना चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए विकल्प हो जाएगा, प्रेरित करना चाहिए। तो कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए हमें हमेशा प्रेरित करते रहना चाहिए, ताकि बच्चों के अंदर जिज्ञासा है जो, उसे हम शांत कर सके, प्रेरणा उत्पन्न हुई है उसको भी हम प्रेरित कर सके, है ना। तो इसका उत्तर आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। यह है अगला प्रश्न, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। तो ये तो सभी को समझ में आ रहा होगा इसका उत्तर। सामाजिक विकास पहला विकल्प है, भावात्मक विकास दूसरा विकल्प है, नैतिक विकास तीसरा विकल्प है और शारीरिक विकास चौथा विकल्प है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों, डी विकल्प हो जाएगा क्या, शारीरिक विकास। क्या हो जाएगा, शारीरिक विकास इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब हम वृद्धि के बारे में समझते हैं तो हम शरीर की वृद्धि से समझते हैं, ठीक है, किससे, शारीरिक वृद्धि से समझते हैं, शारीरिक वृद्धि से। और शारीरिक वृद्धि का मतलब होता है कोशिकाओं में वृद्धि, किसमें, कोशिकाओं में वृद्धि, शरीर की कोशिकाओं में वृद्धि इसका मतलब होता है। तो ये उम्मीद है सभी को ये चीज समझ में आई होगी। तो आज हम वीडियो को यहीं रोकेंगे, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।